आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम पहला भाग पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में हम पहला भाग पढ़ेंगे और पहले भाग में सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पॉइंट कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके अंक। अंक अंक टोटल कितने होते हैं? अंक टोटल 10 होते हैं। अंक टोटल कितने होते हैं? 10। 10 कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने। कितने हो गए टोटल? 10 अंक। और इन्हीं 10 अंकों से मिलकर जितनी भी संख्या बनती है इन्हीं से मिलकर बनती है। चलो, इसमें 1 से लेके 9 तक के अंक, 1 से लेके 9 तक के अंक, इनका हमें पता नहीं है कि ये अंक कहां से आए थे, कब आए थे। लेकिन इसमें एक अंक हमारा है 0। 0 0 0 की खोज भारत में हुई थी। 0 की खोज भारत में हुई थी। और किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। 0 की खोज भारत में हुई थी, आर्यभट्ट ने इसकी की थी। आर्यभट्ट बिहार राज्य, जो 0 की खोज हुई वो भारत में हुई। भारत में किसने की? आर्यभट्ट ने, जो बिहार राज्य से हैं। ये खोज कलयुग, ये खोज हुई थी कलयुग में, यानी आज से कई साल पहले, 5वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। यानी हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि अंक टोटल 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर अपन कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। और इसमें 1 से लेके 9 तक के जो अंक हैं उनका अभी तक ये पता नहीं है कि ये अंक कहां से आए। लेकिन इसमें एक अंक 0 है। 0 का पता है कि ये 0 की खोज भारत में हुई थी, आर्यभट्ट ने की थी। बिहार राज्य से, जो बिहार राज्य से संबंधित हैं, खोज हुई थी कलयुग में 5वीं शताब्दी में। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाती है। यानी इसमें जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो है हमारी 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारी, जी देखो ये तो कोई हमारी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या। पूरी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। यानी इसमें क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। अब इन दोनों से मिलके पहला पॉइंट बनेगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी प्राकृतिक
संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखो इसको समझो कि प्राकृतिक संख्या हमारी एक से स्टार्ट हुई कहां तक गई, अनंत तक। मैं कह रहा हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। देखो जीरो तो है ही, यहां से देखो यहां से पूरी की पूरी संख्या है, यानी ये सही है अपना कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जस्ट इसका उल्टा, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे हम इसमें देखें कि ये वाला रहा हमारा, ये वाला जो रहा जीरो से लेकर अनंत तक, क्या जीरो से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं में है? नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता हमारा पूर्णांक। पूर्णांक 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 यानी पूरा अंक, अंक पूरा होना चाहिए, अंक पूरा होना चाहिए। अब अंक पूरा तो देखो जीरो, यानी हमने एक जीरो लिया और जीरो के अगर दाईं ओर जाए तो इधर आते प्लस वाले, यानी +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत। इससे पहले -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस अनंत। अब हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। जो -1 से लेके इधर, इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, और प्लस वाले 1 से इधर की ओर अनंत तक, इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। जीरो, अब इसमें एक जीरो बचा, देखो -1 -2 -3 अंक पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1.2, ये नहीं, पूर्णांक नहीं है, अंक पूरा होना चाहिए। 3/5 अंक पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो हम 0.6 लिख सकते हैं, इसको भी तो हम 0.6 लिख सकते हैं। अंक हमारा कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। और इसमें हमारे जो अंक लिखे हुए हैं वो एकदम पूरे अंक लिखे हुए हैं कि -1 -2 -3 -4 इधर +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत। अब इसमें जो हो गए हमारे ऋणात्मक पूर्णांक और जो हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। अब आता है इसमें एक जीरो। जीरो क्या है? जीरो यानी जीरो को ना तो हम धन में लिखते हैं ना ऋण में लिखते हैं, तो ये जीरो जो है ना एक पूर्णांक है, इसको हम लिखेंगे एक विशेष प्रकार का पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है? एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या है जो दो से विभक्त हो, यानी सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से विभक्त हो, यानी 2
4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत। यानी हमने इसमें कहा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी, 2, और सबसे बड़ी अनंत। इसके बाद 6वें नंबर पे आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभक्त ना हो, यानी जो संख्या 2 से ना कटे वो हो जाएंगी हमारी विषम संख्या। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी जो विषम संख्या वो कितनी है, 1। अब इसमें देखो हमने जितने भी अंक लिए, इसमें देखो 2 4 6 8 10 12 और इसमें लिया हमने 1 3 5 7 9 11 13 और अनंत तक। क्या इसमें कहीं पे 0 आया, क्या इसमें कहीं पे 0 आया, नहीं आया। तो 0 भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्या तो सम होगा या तो विषम होगा, क्योंकि भाग बाकी के 1 से लेके 9 तक के अंक पूरे 1 से लेके पूरे अंक आ रहे हैं। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें पूरे अंक आ रहे हैं। तो बाकी के अपना एक 0 बचा, तो 0 क्या है, 0 शून्य। 0 एक विशेष प्रकार का पूर्णांक है, जी तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन 0 सम है कि विषम है। हमने सम लिखा था, वो विषम लिखा था, अभी समझना कि 0 सम है या विषम है। 0 एक सम पूर्णांक है। 0 एक कैसा है, सम पूर्णांक। इसका ध्यान रखना कि 0 एक सम पूर्णांक है। 0 की जो गिनती की जाती है वो सम संख्याओं में की जाएगी। अब सम संख्याओं में की जाएगी तो इसका ध्यान रखना कि 0 एक सम पूर्णांक है। इसके बाद है हमारा कि सम और विषम से मिलकर क्वेश्चन बनेंगे। सम और विषम से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो पहला क्वेश्चन, पहला कोई भी दो सम या विषम, समझो देखो कोई भी दो सम या विषम, सम या विषम संख्याओं को जोड़ें या घटाएं। यानी कोई भी दो सम या विषम संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखो हमने अगर पहला लिया कि हमने सम प्लस सम जोड़ा बराबर क्या प्राप्त होगा। दूसरा हमने लिया कि यदि सम में से सम घटाया तो क्या प्राप्त होगा। तीसरा हमने लिया विषम प्लस विषम जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। चौथा हमने लिया कि विषम माइनस विषम, यानी विषम संख्या में से अगर विषम संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। इनके अपने एक एग्जांपल लिखते देखो अभी पता चल जाएगा। यानी सम में सम जोड़ना है, सबसे छोटी सम संख्या 2,
इससे और बड़ी ले लो 4, तो कितना बना 6। तो 6 है क्या, सम है या विषम है, यानी सम। यानी अगर हम सम संख्या में कोई भी सम संख्या जोड़ें तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने 2 और 4 लिया है, कितना भी ले सकती हैं। हमने ले लिया 112 और 116, सम में सम जोड़ना है। देखो अभी 6 और 2 8, एक और एक 2 और एक और एक 2, कितना बना 228। कितना बना 228। 228 है क्या, 228 से वो सम है क्योंकि ये 2 से कट जाएगा और 2 से नहीं कटता वो विषम होता है। तो इसको समझो कि हमने सम और सम को जोड़ा तो कितना बना, सम बना। और सम में से सम को घटाया तो क्या बनेगा। देखो घटाने के लिए पहले हमें बड़ी संख्या लेना पड़ेगी, कोई सी भी बड़ी ले लेना, फिर उससे छोटी लेना, सम कोई सी भी ले लेना। यानी अगर हमने पहले हमने 10 ले लिए और दूसरा हमने 6 ले लिया। देखो सम में से हमने सम को ही घटाया, 10 सम है 6 भी सम है, वो घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 4, 4 प्राप्त हुआ, यानी हमें सम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, सम। तीसरा हमने देखो विषम प्लस विषम, यानी विषम में विषम जोड़े, विषम संख्या में और दूसरी कोई विषम संख्या जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। देखो यानी क्या प्राप्त होगा ये तो हमें निकालना ही है। तो पहले तो हम पहले विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या सबसे छोटी 3 और इससे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी 1 और इससे बड़ी 3। इससे बड़ी कितनी 3, छोटी वाली ली विषम संख्या 1 और इससे बड़ी ले ली हमने 3, तो कितना बना 4। 4 क्या प्राप्त हो गया जी हमें, सम। 4 क्या प्राप्त हुआ, सम। यानी अगर हम विषम और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो भी हमें सम उत्तर प्राप्त हुआ। अगर विषम में से विषम को घटाएं, देखो घटाने में हमें पहले बड़ी संख्या लेना है। जैसे हमने ले लिया 9, इससे छोटा ले लिया हमने 5। जो देखो दोनों विषम में 2 से नहीं कट रहे हैं, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा 4 बचेगा। और 4 कैसा है, सम। इतना समझ में आया कि कोई भी दो सम संख्याएं या विषम संख्याओं को जोड़े अथवा घटाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो हमने सम में सम जोड़ा, विषम में सॉरी सम में सम जोड़ा, सम प्राप्त हुआ। सम में से सम घटाया, सम प्राप्त हुआ। विषम में विषम जोड़ा, सम प्राप्त हुआ। और विषम में से विषम को घटाया तो भी हमें सम प्राप्त हुआ। अब अगला आता है स्टार। कोई भी एक सम और एक विषम संख्या को जोड़ें या घटाएं। कोई भी एक सम और एक विषम संख्या को जोड़े अथवा घटाएं, या तो जोड़ें या फिर घटाएं। चलो हमने अगर पहला लिखा है इसमें कि एक तो ली हमने सम और प्लस 1 ले ली हमने विषम, ये तो हमने जोड़ दिया। दूसरा लिया हमने कि एक ली हमने सम और दूसरी ले ली माइनस विषम, यानी एक बार हमने इसको घटा दिया। क्या प्राप्त होगा, देखो थोड़ा सा अपन इसका एग्जांपल लिखेंगे दोनों का एग्जांपल। पहले क्या लिखा है, सम, कोई सी भी सम संख्या ले लो, हमने ले ली 4, प्लस लगा प्लस। अब विषम ले लो, कोई सी भी ले लो, 4 के बाद हमने ले लिया 9 और 9 और 4 कितना प्राप्त हुआ 13। 13 सम है या विषम है, यानी सम और विषम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो विषम संख्या में प्राप्त होगा। इसके बाद दिया है सम माइनस विषम। अगर कोई सी भी हम सम संख्या ले लो, जैसे हमने ले लिया 16 और एक विषम संख्या ले लो, हमने ले लिया 11। घटाने के लिए पहले बड़ी संख्या लेना, 16 में से 11 घटाया कितना बचा 5, और 5 कैसा है, विषम। 5 कैसा है, विषम। यानी सम और विषम को जोड़े या घटाएं तो हमें विषम उत्तर मिलता है, और दो सम संख्याएं या फिर दो विषम संख्याओं को जोड़ें अथवा घटाएं तो हमें उत्तर कैसा मिलता है, सम। इसके बाद
इसके बाद अगला पॉइंट जो भी है, देखो प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं? एक से, और एक से अनंत तक जाती, इसमें जीरो नहीं होती। और जीरो नहीं होती तो देखो जी हमारी प्राकृतिक संख्या है, और जी प्राकृतिक संख्या हमारी दो भागों में बटी हुई। कितनी भागों में? दो भागों में। पहला जो भाग है अभाज्य, या इसी को हम बोलते हैं रूट। अभाज्य या ऋण संख्या। और दूसरा होता है भाज्य या संयुक्त संख्या। पहला होता है हमारा अभाज्य या ऋण संख्याएं, और दूसरा भाज्य या संयुक्त संख्या। मतलब अभाज्य संख्याओं का नाम ऋण संख्याएं होता है, वो भाज्य संख्याओं को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। अब इसमें समझो कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट 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 अनंत, उसमें अभाज्य हैं और भाज्य हैं। अब अभाज्य क्या होता है? अभाज्य इसके केवल दो गुणनखंड, इसके केवल दो गुणनखंड, इसके केवल कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड, केवल दो, यानी तीन भी नहीं होना चाहिए और एक भी नहीं होना चाहिए। तीन भी नहीं होना चाहिए और एक भी नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा है इसमें इसके केवल दो गुणनखंड और भाज्य संयुक्त संख्या। भाज्य संयुक्त संख्या, भाज्य संख्याओं में, भाज्य संख्याओं में इसके हमने क्या लिखा है? इसके केवल दो गुणनखंड, इसके दो से अधिक गुणनखंड। इसके कितने? दो से अधिक गुणनखंड। देखो अब सबसे पहले तो ये समझ लो गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कि हमने दो लिखा और दो को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। जैसे हमने 3 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1। हमने 4 लिखा है, इसको लिखेंगे 2 गुणा 1। 5 लिखा, 5 को लिखेंगे 5 गुणा 1, क्योंकि 5 के और खंड नहीं हो रहे। 6 लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 1। 7 लिखेंगे तो 7 को लिखेंगे 7 गुणा 1। यानी अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। किसी भी संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेंगे। अब समझो इसमें हमें इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी? ये देखो अभाज्य संख्या सबसे, देखो 2 4 सॉरी 4 नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 अनंत। इसमें अभाज्य संख्याओं में 2 सबसे छोटी है। अब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। भाज्य संख्या, अब चलते हैं अपन भाज्य संख्याओं में। अब भाज्य संख्या तो हमें ये पता है कि इसके तो 2 से अधिक गुणनखंड होती हैं। वो अभाज्य संख्याओं का मैंने अभी बताया कि जैसे 2 गुणा 1 कितने गुणनखंड हुए? 2। 3 का 3 गुणा 1 कितने गुणनखंड हुए? 2। 5 का 5 गुणा 1 कितने गुणनखंड हुए? तो यानी अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2। और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2 से अधिक है। जैसे समझना, मैं अगर 1 लेता हूं तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, ये तो एक गुणनखंड है। यानी हमें तो इसमें चाहिए कितने? 2 से अधिक। कितने चाहिए? 2 से अधिक चाहिए। अब 2 से अधिक गुणनखंड हमने फिर 2 लिखा, 2 गुणा 1, 2 ही रह गए इसके। 3 लिखा,
3 का 3 गुणा 1 4 लिखा, 4 का 2 गुणा 2 गुणा 1। देखो यानी हमें 4 का कितना मिल गया, 4 का कितना मिल गया 2 गुणा 2 गुणा 1। और हमने इसमें लिखा भी है कि भाज्य या संयुक्त संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और हमें 4 मिल गया, 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, हमें सीधा कितना मिला 4। तो हमें यहां से पता चला कि 4 सबसे छोटा हो गया 4। अब हम 5 लिखेंगे, 5 के तो केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितना? 5 गुणा 1 5 नहीं आएगा तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। यानी इसमें सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या पूछी जाए तो वो है कितनी? 4। अगर सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है? 4। इसमें देखो पॉइंट बनते हैं सब सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सम संख्या हमारी 2 4 6, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 जी थी। अब सबसे छोटी कौन सी? 2, यानी सबसे छोटी 2। यानी अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य, यानी सम भी होना चाहिए और अभाज्य होना चाहिए, तो कितनी है? वो 2 है। यानी अब इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या कि सब बड़ी होना चाहिए और सम होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। देखो अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी मैंने बता दिया आपको, तो सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या भी 2 होगी। वो ऐसी होगी कि बेटा सम संख्याएं 2 4 6 8 यानी 2 से कटती हैं, और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं और 2 से अधिक होते ही नहीं है। यानी 2 का 2 गुणा 1। अब 2 से बड़ी जितनी भी संख्या हुई अभाज्य संख्याओं में वो सम नहीं होंगी, वो सम लेंगे तो फिर 2 से कट जाएंगे। यानी आगे जो जितनी भी संख्या होंगी वो संख्याएं सम नहीं आएगी। और तो सबसे छोटी सम और सबसे छोटी समअभाज्य और सबसे बड़ी समअभाज्य 2 ही होंगी। अब इसमें एक पॉइंट और बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखो उसमें बोला कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम, पहले तो विषम 1 3 5 7 9 11, इसके बाद अभाज्य हुई 2 3 5 7 11 जी बनेंगे। लेकिन इन दोनों में से कह रहा है कि सबसे छोटी विषम होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 2 है, ये तो कॉमन ही नहीं मिला। इसमें क्या मिला? 3, इसमें क्या मिला? 3। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी? 3 होगी।
इसके बाद अगला आता हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं यानी जिनका HCF एक हो। कितना हो? एक। सहअभाज्य संख्या यानी जिनका HCF कितना हो? एक हो। जैसे 2,3, देखो 2 और 3 का HCF कितना हो? 1। 3,4, 4,5, 9,17, 21,41 आगे भी बहुत सारी संख्या निकलेगी। आगे भी बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए सहअभाज्य संख्याओं का, तो जिनका HCF 1 हो, ऑप्शन में देख लेंगे, तो जिनका HCF 1 निकलेगा वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं, या फिर क्रमागत संख्याएं दी हो। क्रमागत कैसे? क्रमागत प्राकृत संख्याएं दी हो, प्राकृत होना चाहिए। चलो जैसे कि हमने देखो 1,2 सहअभाज्य संख्या, 2,3 ये भी सहअभाज्य संख्या है, 3,4 ये भी सहअभाज्य, यानी 4,5 क्रमागत होना चाहिए। वे संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्या भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगला है अपना जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो दोनों अभाज्य हों, जो दोनों अभाज्य हो तथा उनके बीच का अंतर 2, तथा उनके बीच का अंतर 2 हो। वे संख्याएं जो दोनों अभाज्य हों तथा उनके बीच का अंतर 2 हो, तथा उनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। वे संख्या कैसी होंगी? अभाज्य संख्या। जैसे हमने लिखा 2,3, 3,5 अभाज्य लेना है। 5,7 आगे लिखेंगे 7,9, 10, 11 आएगा 11,13। यानी अगर इसमें देखा वे संख्या जो दोनों अभाज्य हो, देखो दोनों अभाज्य, ये भी दोनों अभाज्य हैं, लेकिन कंडीशन दी है कि उनके बीच का अंतर 2 होगा, तभी हम उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। कौन सी संख्याएं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 गलत है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। ये सही है। 5,7 का डिफरेंस कितना है? 2। ये भी सही है। 7,11 का डिफरेंस हुआ 4, ये गलत हो गया। 11,13 का डिफरेंस हुआ 2, ये सही है। यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्या जो दोनों अभाज्य हो तथा उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं।